हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष टीजीटी इंग्लिश रिवीजन सीरीज 8 हाईलाइट बता देता हूं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से और ख़त्म करेंगे फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स से। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1, चॉसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV। तो आपको बता दें, चासर का जो जीवन काल चला वह एडवर्ड III, रिचर्ड II तथा हेनरी IV के शासनकाल के दौरान ये अपना जीवन यापन किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेंसा भी इन्हें बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं जोफ्रे चौसर के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वो चौसर्स कंटेम्पोरेरी टेल्स वाज रिटेन इन, तो 1385 ऑनवर्ड्स बोला है, यानी 1385 से लेकर के 1400 के बीच में यह कैंटरबरी टेल्स लिखा गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो चौसर्स कैंटरबरी टेल्स बिलोंग्स टू, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। कह रहे हैं कि चौसर्स कैंटरबरी टेल्स जो है फ्रेंड, वो थर्ड पीरियड ऑफ चौसर्स लिटरेरी कैरियर से बिलोंग करता है, यानी इनका जो तीसरा पीरियड है चौसर का लिटरेरी कैरियर का, तो वो उसमें आता है क्या, कैंटरबरी टेल्स। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से पूछा जाता रहा है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में यह घटित हुआ था, ठीक है, 1066 में। 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाइक्लिफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाइक्लिफ की बात बता देता हूँ। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इन्हें कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वाइक्लिफ बाइबल वाज पब्लिश इन 1382, तो कह रहा है कि 1382 के आसपास यह पब्लिश होता है वाइक्लिफ का बाइबल। विलियम लैंगलैंड्स द विजन ऑफ विलियम, इसको ध्यान रखिएगा, कंसर्निंग द पायर्स द प्लाउमैन, ठीक है, वाज रिटेन इन, तो 1362 से लेकर के 1690 तक इसके बीच में लिखा गया है पायर्स द प्लाउमैन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, विलियम लैंगलैंड के द्वारा मिडिल एज में स्पेशली लिखा गया है 1362 से लेकर के 1390 के बीच, और नैरेटिव पोयम है पायर्स द प्लाउमैन। द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मॉन्डवेल वाज पब्लिश्ड इन, तो कह रहे हैं कि जो ट्रेवल्स, ये बुक का नाम है, किसके द्वारा, तो जॉन मॉन्डवेल के द्वारा। द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मॉन्डवेल, आपको बता दें कि एक ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है, पब्लिश होता है 1400 में, ठीक है, 1400 में पब्लिश होता है। लिखा गया था 1357 से लेकर के 1371 के बीच में यह लिखा गया है, ठीक है। फाइनली पब्लिश होता है 1400 में। और जो ट्रेवल्स है वो इंडिया और चाइना के आसपास में हुआ है जॉन मैंडविल के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 100 Years War वाज बिगन, कब शुरू किया गया था, तो 1338 से शुरू हुआ था और 14वीं सेंचुरी की बात कर रहा है। तो आपको बता दें 1337 से 1453 के बीच में चला था, ठीक है। इन्हें हम 100 Years War के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 100 Years War was fought between, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। वाट टाइलर रेबेलियन टुक प्लेस इन 1381, कह रहे हैं कि 1381 में वाट टेलर रेबेलियन एक घटना हुआ था जिसे हम पीजेंट रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो पीजेंट्स रिवोल्ट है ना, ठीक है, पीजेंट्स रिवोल्ट उसी के नाम से जानते हैं। वाट टाइलर, जो टाइलर है ना, वो लीडर के रूप में इसमें काम किए हैं। आपको बता दें, एक ग्रुप था जो रेबेलियंस का, वो कैंटरबरी से लंदन गया था अपोज करने, स्पेशली जो पोल टैक्स होता है ना, पोल टैक्स का कलेक्शन के लिए यह रेबेलियन हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1381। The War of Roses was fought between the House of York and the House of Lancaster, तो कह रहे हैं कि the House of York and the House of Lancaster के बीच लड़ा गया था the War of Roses, the War of Roses। कब से कब लड़ा गया था, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। The War of Roses was fought during the period 1455 to 1486, यानी 1455 से लेकर के 1486 के बीच में लड़ा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। The War of Roses। थॉमस मलोरी मोडी आर्थर वाज रिटेन इन, कह रहा है कि थॉमस मलोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मोडी आर्थर,
कह रहा है कि लिखा गया था 1470 के आसपास में, पब्लिश होता है 1485 में है। स्टार लगा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करते हैं 1476 में इंग्लैंड में क्या होता है, सेटअप होता है। अगर फादर ऑफ प्रिंटिंग की बात करते हैं तो गुटेनबर्ग हैं। डन। थॉमस मोर्स उतोपिया रामराज्य हम बोलते हैं। थॉमस मोर्स उतोपिया वाज पब्लिश्ड इन तो 1516, तो ध्यान रखिएगा 1516 में लैटिन लैंग्वेज में हुआ था, जबकि 1551 में इंग्लिश भाषा में पब्लिश होता है। इसको भी स्टार लगा सकते हैं। थॉमस मोर का उतोपिया जो है लैटिन लैंग्वेज में सबसे पहले पब्लिश होता है 1516 में और 1551 में इंग्लिश में। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रोस्टर डॉस्टर, कल के वीडियो में मैंने चर्चा किया था। रोस्टर डॉस्टर जो है लिखा गया था 1552 में और 1553 के आसपास में पब्लिश होता है, परफॉर्म भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। लिख रहे हैं कि रोस्टर डॉस्टर वाज रिटेन बाय निकोलस उडाल, तो मैंने पहले भी बता दिया है कि निकोलस उडाल, लास्ट कल के वीडियो में निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया है फर्स्ट कॉमेडी रोस्टर डॉस्टर। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोरबोडक वाज रिटेन इन 1561, 1561 में लिखा गया था गोरबोडक। इसको ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया था? गोरबोडक वाज रिटेन बाय थॉमस सेक्विले, लॉर्ड बक्सर्ट एंड थॉमस नॉर्टन। तो बेसिकली सेक्विले और नॉर्टन पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन इसमें लिखा है कि थॉमस सेक्विले, लॉर्ड ऑफ बक्सर्ट और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया गोरबोडक, जो फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन, तो 1557 की बात कर रहा है कि 1557 में टोटल्स मिसलेनी जो है वो पब्लिश होता है। क्वीन एलिजाबेथ असेंडेंट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1558, तो आपको बता दें 1558 में आसीन होती हैं और 1603 तक चलता है क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल। 1603 में उनका डेथ हो जाता है। ग्लोब थिएटर की बात कर लेते हैं। ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन 1599 और कह रहा है कि ग्लोब थिएटर जो है 1599 में बनना शुरू हुआ। ठीक है। द एलिजाबेथन एज कवर्स द पीरियड, तो एलिजाबेथन एज की अगर बात करते हैं तो 1558 से लेकर के 1603, मैंने पहले ही बता दिया। द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी वीड्स, ये ध्यान रखिएगा, तो क्रिस्टोफर मार्लो हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीट, लिली, लॉज, नॉस इत्यादि, 7 लोग हैं यूनिवर्सिटी वीड्स में। तो इसके लीडर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लोस फर्स्ट ट्रेजेडी वाज टिम्बरलैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, टीआरई 2 में। मार्लोस फर्स्ट ट्रेजेडी वाज टिम्बरलैंड द ग्रेट, 1587, 1587 में पब्लिश होता है टिम्बरलैंड द ग्रेट, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। पहला ट्रेजेडी माना जाता है, ये भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस एंड 154 सॉनेट्स। डन, रिपीटेड है। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव, आपको बता दें 1677 में, हाँ 1677 में आया था, पब्लिश होता है ऑल फॉर लव बाय ड्राइडेन, बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। एंटोनियो क्लियोपात्रा आया था 1607 में और 70 साल बाद यह पब्लिश होता है ड्राइडेंस आपके द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेक्सपियर सोनेट्स वेयर पब्लिश इन 1609, यानी 1609 में थॉमस थोरपे के द्वारा पब्लिश होता है शेक्सपियर के सोनेट, 154 सोनेट। द हीरो ऑफ स्पेंसर फेयरी क्वीन, स्पेंसर का जो फेयरी क्वीन है, जो आपको बता दें एक एपिक पोयम है फेयरी क्वीन, उसका हीरो पूछ रहा है कि हीरो कौन है। ठीक है, फेयरी क्वीन का हीरो क्या हो, तो किंग आर्थर है। ठीक है, किंग आर्थर है। पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं तो बुक फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक 1590 में पब्लिश होता है। तो फाइनली अगर पूछा जाएगा फेयरी क्वीन का पब्लिश होता है तो 1590 ही बताएंगे, क्योंकि बुक फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक 1590 में, बाकी जो है 1596 में पब्लिश होता है। ठीक है, 1596 में फाइनली पब्लिश हो जाता है बुक फोर्थ से लेकर के आगे तक। आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर्स फेयरी क्वीन इज़ डेडिकेटेड टू, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्पेंसर का फेयरी क्वीन है ना, वो किसको, तो क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट किया गया था। स्पेंसर डेडिकेटेड सीफोर्ड कैलेंडर, ये भी ध्यान रखिएगा। सीफोर्ड कैलेंडर जो है, सीफोर्ड कैलेंडर की बात करते हैं तो पब्लिश होता है 1579 में, 1579 में पब्लिश होता है। फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया गया है सीफोर्ड कैलेंडर बाय स्पेंसर, स्पेंसर के द्वारा सीफोर्ड कैलेंडर लिखा गया है और किसको डेडिकेट किया गया है? फिलिप सिडनी को। डन, बढ़ते हैं आगे। जॉन लिलिस यूफेयस,
जॉन लिली का एक वर्क है यूफेयस द एनाटॉमी ऑफ वीट बोलते हैं, वाज पब्लिश्ड इन 1579 एंड वाज कंटेम्परेरी विथ। तो सेफर्ड कैलेंडर मैंने पहले बता दिया कि 1579 में वो पब्लिश होता है। तो सेम उसका जो कंटेम्परेरी है सेफर्ड कैलेंडर वह भी 89 और सेम यूफेयस जो एनाटॉमी ऑफ वीट है जॉन लिली का वह भी 1579 में ही पब्लिश होता है। वाइट डेविल की बात कर लेते हैं और डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया वर्क है, दोनों ध्यान रखिएगा। वाइट डेविल की अगर बात करते हैं तो 1612 में पब्लिश होता है, जबकि डचेस ऑफ माल्फी जो है 1613 में पब्लिश होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेन जॉनसन्स फर्स्ट प्ले एवरी मैन इज ह्यूमर वाज पब्लिश्ड इन, तो कह रहा है कि पहला प्ले है बेन जॉनसन साहब का एवरी मैन इज़ ह्यूमर 1598 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1598 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट प्ले है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बेन जॉनसन इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से जाने जाते हैं बेन जॉनसन साहब। बेन जॉनसन प्ले रिटेन होली इन प्रोज, तो कौन सा ऐसा वर्क है जो पूरी तरीके से प्रोज में लिखा गया है लेकिन क्या है, प्ले है, ठीक है, तो वो है बार्थोलोम्यू फेयर जो है वो आपको बता दें एक जैकोबियन कॉमेडी है। क्या है, एक जैकोबियन कॉमेडी है, ठीक है, बाय जॉनसन। कह रहा है कि परफॉर्म हुआ था 1614 में परफॉर्म होता है यह बार्थोलोम्यू फेयर, और हुआ है, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, होप थिएटर में हुआ है, किसमें, होप थिएटर में परफॉर्मेंस हुआ है 1631 में। फाइनली ये 1631 में पब्लिश होता है, 1631 में पब्लिश होता है। बेन जॉनसन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1572 में पैदा होते हैं और जबकि इनका डेथ 1637 में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रांसिस बेकन की बात कर लेते हैं। फ्रांसिस बेकन एसेस आर रिटेन इन एफरिस्टिक स्टाइल, आप स्टडीज ऑफ डिस्कोर्स आप पढ़े होंगे ऑफ ट्रूथ, एफरिस्टिक स्टाइल में है, ठीक है। बेकन की अगर बात करते हैं फ्रेंड तो 1561 में पैदा होते हैं, 1626 में इनका डेथ हो जाता है, एफरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बेकन रोट एसे इन ऑल, तो उन्होंने टोटल 106 एसे लिखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिशन में। तो फर्स्ट एडिशन में 10 आया था, थर्ड में 38 आए थे, और फर्स्ट में 10, सेकेंड में 38 और थर्ड में 58 एसे शामिल हैं। अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, जो अथराइज्ड वर्जन बाइबल का है वो 1611 में आया था, ठीक है, 1611 में। द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स वाज जॉन डन, तो आपको बता दें कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के जो लीडर हैं स्पेशली इंग्लैंड में वो जॉन डन हैं, ठीक है। द टर्म अगस्टन, तो अगस्टन जो शब्द दिए थे वो हैं डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात मैं बोलूँ तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और इसके फादर, इंटेलेक्चुअल फादर की बात करते हैं तो रूसो हैं, ठीक है, रूसो। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश 1798, 1798 में पब्लिश होता है, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इसमें 19 और 4 हैं कॉलरिज के द्वारा पोएम और 19 हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोएम। द लीडर ऑफ द प्री रैफलाइट इन इंग्लैंड वाज डीजी रजोटी, तो कह रहा है कि प्री रैफलाइट जो है उसके लीडर पूछ रहे हैं तो वो डीजी रजोटी हैं। फाउंडर ऑफ द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड ऑफ इंग्लिश, तो आपको बता दें 3 लोग हैं, इसमें डीजी रजोटी भी हैं, विलियम होलमन हंट भी हैं और एक और हैं जिनका नाम है जॉन एवरेट मिलाइज, ठीक है, 3 लोग हैं। और स्पेशली फाउंडर की बात कर रहा है तो डीजी रजोटी भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें विलियम होलमन हंट भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो ओरिजिनेटर हैं, उत्पत्तिकर्ता हैं, वो है जॉन केबल। नेक्स्ट है फ्रेंड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो है ये एसोसिएटेड किससे है, जेम्स जॉयस से है, ठीक है, जेम्स जॉयस। और आप वर्जीनिया वुल्फ को भी नहीं भूल सकते। द हीरो ऑफ होमर्स इलियड इज, तो आपको बता दो होमर का जो इलियड और ओडिसी है उसमें इलियड में स्पेशली जो हीरो है वो एसिलस है, ठीक है, एसिलस। पोप्स अरिपाबिलॉक जो है कितने कैंटोस में है, 5 कैंटोस में है। कैंटोस जो होता है आपको बता दें जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होते हैं उसके जो भाग होते हैं कैंटोस में होते हैं। और बैलेड स्टैंजा जनरली कॉन्टेंट्स, तो कह रहे हैं कि जो बैलेड होते हैं वो बेसिकली 4 लाइन के होते हैं। द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश रिटेन बाय मिल्टन, तो अगर बात करते हैं जो ग्रेटेस्ट एपिक की अगर बात करते हैं तो मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट इज बेल्जेबब, मिल्टन के द्वारा लिखा गया जो एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, उसका एक कैरेक्टर है सैटर्न, सैटर्न का के बाद जो कमांड में है वो है बेल्जेबब। पैराडाइज लॉस्ट
1967 में पब्लिश होता है। द मीनिंग ऑफ एल एल्ग्रो चीयरफुल मैन होता है, और एक जो कंपनियन इसका वर्क है जिसे हम एल्पेंसरोसो बोलते हैं, उसका मतलब मिलंकली मैन होता है। 1631 से लेकर के 1634 के बीच में लिखा गया था, और ये दोनों वर्क 1645 में पब्लिश होते हैं। अ पास्टोरल एलेजी रिटन बाय शेली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। तो सबसे पहले हम बता दें, कीट्स के डेथ पर उन्होंने एक पास्टोरल एलेजी लिखा था जिसका नाम एडोनाइस है, ठीक है। 1821 के आसपास में पब्लिश होता है एडोनाइस, इसको ध्यान रखिएगा। और 1821 में कीट्स का डेथ भी होता है, ठीक है। 1821 में कीट्स के बारे में बता देते हैं तो 1795 में पैदा होते हैं, 1821 में डेथ हो जाता है। शेली की अगर बात करते हैं तो 1792 में पैदा होते हैं, 1822 में उनका डेथ हो जाता है। एवरी मैन अ फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी वाज। तो कह रहा है कि एवरी मैन जो वर्क है, ध्यान रखिएगा सिर्फ एवरी मैन एक फेमस प्ले है 15th सेंचुरी का, जो मॉरलिटी प्ले के नाम से जाना जाता है, स्टार लगा लीजिए। द विलेन इन डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी को मैंने पहले ही बता दिया था, 1613 में पब्लिश होता है, जॉन बेपस्टर के द्वारा लिखा गया वर्क है। इसमें बोसोला नाम का जो कैरेक्टर है वो विलेन है। ड्राइडेंस प्ले इन जनरल आर कॉल्ड हीरोइक प्लेट्स। कह रहे हैं कि आप ड्राइडेंस साहब के जितने भी प्लेज हैं नॉर्मली उसे हीरोइक प्लेज के नाम से जाना जाता है। चलिए अब लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। ये 57 क्वेश्चन थे, 57 क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। हम लिटरेरी टर्म और फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला है कॉमेडी। कॉमेडी सबको पता है, कह रहा है कि इज़ अ रिटेन टू एंटरटेनमेंट इट्स ऑडियंस। अपने दर्शकों को मनोरंजन कराने के लिए, और जो हैप्पी एंडिंग होता है उसकी अगर बात करते हैं तो वो कॉमेडी होता है, ठीक। नेक्स्ट है क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब सुन लीजिए, कह रहा है कि मीन्स एनी राइटिंग दैट कॉन्फॉर्म्स टू द रूल्स एंड मॉडल्स ऑफ ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन राइटिंग। कह रहा है कि कोई भी ऐसा राइटिंग जो किसके समान हो, ओल्ड ग्रीक और लैटिन राइटिंग्स के मॉडल और रूल्स के समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल बोलेंगे, ठीक है। यानी ओल्ड ग्रीक के जितने भी वर्क हैं उसके समान होने चाहिए, लैटिन राइटिंग के समान होने चाहिए, तो उसे हम क्लासिकल बोलेंगे। एंटीथेसिस की बात करते हैं तो कंट्रास्ट और पोलैरिटी इन मीनिंग। अर्थ में पोलैरिटी हो और बिल्कुल कंट्रास्ट हो तो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। एलूजन की बात करते हैं तो एलूजन जो है एक संकेत की तरह काम करता है, रेफरेंस टू एन आइडियाज़, प्लेस, वर्सन और टेक्स्ट एग्जिस्टिंग आउटसाइड द लिटरेरी वर्क। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लिटरेरी वर्क के बाहर जितने भी आइडियाज़, प्लेस और पर्सन टेक्स्ट की ओर रेफरेंस करें तो वो एलूजन कहलाता है। एक होता है इल्यूजन, जिसे हम भ्रम कह सकते हैं, ठीक है, भ्रम। एलेगरी की बात कर लेते हैं। इज़ लिटरेरी वर्क दैट हैज़ एन इम्प्लाइड मीनिंग। कह रहे हैं कि निहित अर्थ हो जिसका, एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसका कुछ निहित अर्थ हो, एलेगरी कहलाता है। और आपको बता दें इसे हम डबल मीनिंग भी कह सकते हैं। एलेगरी में क्या होता है, डबल मीनिंग होता है, डबल मीनिंग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अलिट्रेशन की बात करते हैं, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट्स इन 2 और मोर वर्ड्स। यानी दो से अधिक शब्दों में जो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो वो अलिट्रेशन कहलाता है। बैलेट की बात मैंने बता दिया है, कह रहे हैं बैलेट जो है एक सॉन्ग होता है जो एक स्टोरी को बयां करता है। डन। नेक्स्ट है बायोग्राफी। इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लाइफ बाय ऑन वन इल्स, यानी दूसरे के द्वारा लिखा गया जो पर्सन का लाइफ है वो बायोग्राफी कहलाता है। ब्लैंक वर्ड्स की बात करते हैं कि वर्ड्स रिटेन इन एम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स इसे कहते हैं जो ऐसा वर्ड्स जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो बिना राइमिंग पैटर्न के, वो ब्लैंक वर्ड्स कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं। इज़ द हिस्ट्री ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी खुद के बारे में खुद लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। एक्ट की बात करते हैं तो मेजर डिवीजन ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा का एक मेजर डिवीजन होता है एक्ट, उसके बाद सीन में विभक्त होता है, अलग अलग होता है। कैंटो की बात मैं बता दूं कि सब डिवीजन ऑफ इपिक और नैरेटिव पोएम, मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे अभी रेप ऑफ द लॉक की बात कर रहे थे तो 5 कैंटोस में था ना, तो उसको सब डिवीजन बोलते हैं किसी इपिक पोएम का या नैरेटिव पोएम का। कंपेरेबली टू चैप्टर इन अ नॉवल, जिस तरह से नॉवल में चैप्टर्स होते हैं ना, उसी तरह से नैरेटिव पोएम में कैंटोस होते हैं। डन। कोरस की बात करते हैं, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स हु स्टैंड अलॉन्ग साइड द स्टेज इन अ ड्रामा। कह रहा है किसी ड्रामा में स्टेज के बगल में जो लोग गीत गाते हैं, सिंगर्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उन्हें कोरस कहते हैं। कैथारसिस की बात कर लेते हैं कि इज इमोशनल रिलीज ऑफ पीटी एंड फियर। कह रहे हैं कि दया और डर का जो इमोशनल होता है ना, भावनात्मक चीज़ें होती है वो रिलीज़ होती हैं। दैट द ट्रैगिक इंसिडेंट, जो अगर ड्रामा देख रहे हैं तो कोई ट्रैगिक इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से जो ऑडियंस में इस तरह की चीज़ें हैं, यानी पीटी और फियर का एराउज होता है ऑडियंस में, वो कैथारसिस कहलाता है। ठीक है,
यानी आदमी डर जाता है या दया उस पर आता है, यानी भावनात्मक चीज़ों में बह जाता है ड्रामा देखते हुए, कैथारसिस कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि कॉमिक रिलीफ या ह्यूमरस सीन इन ट्रेजेडी टू एलिमिनेट द ट्रैगिक इफेक्ट फ्रॉम ऑडियंस। और वही जो कैथारसिस है, अगर आप उस भावनात्मक चीज़ों में बह रहे हैं तो उसको ट्रैगिक इफेक्ट को, उस डर को ख़त्म करने के लिए कॉमिक रिलीफ आ जाता है, ह्यूमरस सीन होता है ट्रेजेडी में, ताकि ट्रैगिक जो इफेक्ट पड़ा है ऑडियंस पर वो समाप्त हो जाए। कपलेट की बात करते हैं। टू लाइन्स ऑफ द सम मटेरियल लेंथ यूजुअली फाउंड इन शेक्सपियर सोनेट। टू है ये ध्यान रखिएगा, 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स ऑफ द सेम मटेरियल लेंथ यूजुअली फाउंड इन शेक्सपियर सोनेट। तो आपको पता है 3 क्वार्टर्स 1 कैपुलेट में विभक्त होता है क्या, शेक्सपियरियन सोनेट। कैटास्ट्रोफ की बात कर लेते हैं। कैटास्ट्रोफ इज़ द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन ट्रेजेडी में जो प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल होता है ना, वो कैटास्ट्रोफ कहलाता है। और वही कॉमेडी में जो प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल होता है उसे डिनाउमेंट कहते हैं। डिडक्टिक क्या होता है, लिटरेरी वर्क विच एम्स एट टीचिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द इट्स रीडर। अपने पाठकों को सिखाने और बताने का जो लक्ष्य होता है लिटरेरी वर्क का, वो डिडक्टिक कहलाता है। डर्ट्स की बात कर लेते हैं। सॉन्ग संग स्पेशली इन द पास्ट एट द फ्यूनरल फॉर अ डेड पर्सन। किसी मरे हुए व्यक्ति का या उसके फ्यूनरल अंतिम संस्कार पर जो गीत या गाया जाता है वो डर्ट्स कहलाता है। स्पेशली एलजी से थोड़ा सा भिन्न होता है। डिक्शन की बात कर लेते हैं। इज़ द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन द लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क में जो शब्दों का चुनाव होता है ना, वो डिक्शन कहलाता है। डायलेक्ट का मतलब होता है जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज ऑफ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पार्टिकुलर एरिया का जो लैंग्वेज होता है उसे डायलेक्ट कहते हैं, जो स्पेशली क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल यानी के लिए होता है। ड्रामेटिकल मोनोलॉग की बात कर लेते हैं। इन अ पोएम व्हेन अ सिंगल पर्सन स्पीक्स। कह रहे हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा होता है जिसमें एक जो सिंगल पर्सन स्पीक्स होता है किसी के साथ या किसी के ऑडियंस के बिना ही, कह रहे हैं उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अगर माय लास्ट डचेस देखा जाए ब्राउनिंग साहब का, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। और एक प्रूफ्रॉग करके है ना टी.एस. एलियट का, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। वो अकेले ही उसमें जो पर्सन है वो बोलता जा रहा है, गीत गाता जा रहा है। नंबर 23 है डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नॉवेल। तो आपको पता है बेसिक इसमें चीज़ है, तो ड्रामा जो है ड्रामा टू बी परफॉर्म एंड नॉवेल टू बी रीड, डन। डिफरेंस बिटवीन स्टेंजा एंड पैराग्राफ, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेंजा जो होता है वो कॉन्टेंट्स वर्सेस से संबंधित होता है, जहाँ पैराग्राफ की बात करते हैं तो प्रोजिक लाइन्स होता है। पैराग्राफ में प्रोज होते हैं और उसमें स्टेंजा में कविताओं के लिए माध्यम से होता है। एपिक की बात कर लेते हैं। इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम कंपोज्ड ऑन अ ग्रैंड स्केल। कह रहा है कि जो एपिक होता है ना, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जो ग्रैंड स्टाइल या ग्रैंड स्केल पर होता है। जैसे अगर बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा, तो वो एपिक है। एपिलॉग की बात कर लेते हैं। इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लॉन्गर पोएम नॉवेल और ड्रामा। कह रहा है कि अंतिम जो लाइन होते हैं, जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उस किसी भी पोएम का, किसी भी नॉवेल का, किसी भी ड्रामा का, तो एपिलॉग होता है। और जो स्टार्टिंग लाइन होता है उसे प्रोलॉग कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। फेबल की बात कर लेते हैं। इज अ ब्रीफ स्टोरी इलस्ट्रेटेड अ मॉरल। लेकिन ध्यान रखिएगा, फेबल और पैराबल में अंतर होता है। फेबल जो होता है जानवरों के कैरेक्टर्स के यूज़ करते हुए एक इलस्ट्रेटिंग मॉरल, नैतिकता को दिखाया जाता है। किसका? जानवरों का यूज़ करके। जबकि पैरेबल जो होता है, वो सिर्फ मॉरल स्टोरीज़ होते हैं पैराबल में, ठीक है। लेकिन इसमें एनिमल्स का ज़रूर जिक्र होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बड़ा लास्ट एग्जाम्स में, टीजीटी के लास्ट एग्जाम्स में बहुत ही दिक्कतें हुआ था इसको देख करके, ठीक है। फार्स की बात करते हैं। ये फॉर्म ऑफ लो कॉमेडी, एक लो कॉमेडी का रूप होता है फार्स। डिजाइंड टू प्रोवोक लाफ्टर, कि हंसी ठहाका लगा करके लोग हंसे, उसे हम फार्स बोलते हैं। फार्सियल कॉमेडी भी लिखा गया है कुछ इनके द्वारा, जैसे लव स्लेवर लॉस्ट है ना विलियम शेक्सपियर का। फुट की बात करते हैं। बेसिक यूनिट मीटर। मीटर का जो बेसिक यूनिट है वो फुट कहलाता है। फिक्सन की बात कर देते हैं। फिक्सन इज एन इमेजिनेटिव नैरेटिव इन प्रोज। तो कह रहा है कि फ़िक्शन जो होता है एक इमेजिनेटिव नैरेटिव इन प्रोज, यानी एक ऐसा जो होता है जो कल्पनात्मक जो कहानी होती है प्रोज में, वो फिक्सन होता है। जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ना विलियम गोल्डिंग के द्वारा, एग्जाम्पल के तौर पे। एलिजी की बात करते हैं। पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ इंडिविजुअल या लैमेंट फॉर द ट्रैगिक इवेंट। कह रहा है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उस पर लिखा गया जो पोएम होता है वो एलिजी होता है। जैसे अगर पेस्टोरल एलिजी की बात अभी हम लोग किए हैं, सली साहब ने एडोनाइस लिखा था किड्स पर, मिल्टन साहब एडवर्ड किंग पर लिखे थे
एलेसिडस। जनरा की बात करते हैं, मीन्स कैटेगरी और टाइप्स ऑफ लिटरेचर। कह रहे हैं कि जो लिटरेचर के टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होते हैं, जैसे ईपिक है, ओड है, बैलेड है, सोनेट है, इटीसी, उसे जनरा कहते हैं। हाइपरबोल की बात कर लेते हैं, ओवर स्टेटमेंट यानी जिसे बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए, या एग्जैगरेशन या अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं, अतिशयोक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। इसमें बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। इमेज की बात करते हैं, द मेंटल पिक्चर कनेक्टेड विद द मेटाफर, सिम्बल एंड सिंबल। का रूपक, उपमा और प्रतीक को साथ रखते हुए हम जो मेंटल पिक्चर का ध्यान रखते हैं वो इमेज कहलाता है। लैम्ब्रिक की बात करते हैं, लैम्ब्रिक इज ए शॉर्ट पोयम, एक शॉर्ट पोयम होता है 5 लाइन्स का, स्टैंजा राइमिंग ए बी बी ए। ध्यान रखिएगा, लैम्ब्रिक का जो राइमिंग स्कीम है वो A है। लिरिक की बात कर लेते हैं, लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग अ सिंपल मूड, सिंपल मूड को जो अभिव्यक्त करता है। इट इज एक्चुअली ये पर्सनल या म्यूजिकल, या तो यह पर्सनल या म्यूजिकल हो सकता है। जैसे किड्स जो ओड है वो एक लिरिक है, ठीक है। लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कह रहा है कि वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से लैंग्वेज का अध्ययन करना लिंग्विस्ट कहलाता है। मिलो ड्रामा की बात कर लेते हैं, अ हाई सेंसेशनल ड्रामा विथ हैप्पी एंडिंग, यानी जो अंत बहुत ही शानदार सुखद हो और एक सेंसेशनल खलबली मचाने वाला जो हाईली ड्रामा होता है, हाईली सेंसेशनल होता है, मिलो ड्रामा कहते हैं। जैसे द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ना थॉमस कीट के द्वारा, यह एक सेंसेशनल ड्रामा है। मेटाफिजिकल पोएट्री की बात कर लेते हैं, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड क्या बोलते हैं, फिजिकल मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, तो यानी बॉडी से जो परे हो वो उसे मेटाफिजिकल बोलते हैं। मौकीपी की बात कर लेते हैं, इट इज़ ए लॉन्ग सैटारिकल पोएम डीलिंग विद द ट्राइबल थीम। कह रहा है कि मौकीपिक जो होता है एक बहुत ही लंबा सैटारिकल पोएम होता है, लेकिन जो थीम होता है वो ट्राइबल होता है, तुच्छ होता है। द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मौकीपिक का। मेटाफर की बात करते हैं, इन मेटाफर वी कंपेयर अप टू डिफरेंट काइंड्स विदाउट यूजिंग एसोलाइक। एसोलाइक ये भी अगर हम दो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं वो मेटाफर कहलाता है। इसमें लिखा है मेटाफर इज एन इम्प्लिसिट कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। नावल की बात करते हैं, लॉन्ग प्रोज नैरेटिव फिक्शन विद द प्लॉट कैरेक्टर, अगर जिसमें प्लॉट कैरेक्टर हो और वो क्या प्रोज में हो तो उसे नावल बोलेंगे। नावलेट की बात करते हैं, इज़ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है, एंड शॉर्टर देन अ नावल, और नावल से छोटा होता है, उसे हम नावलेट कहते हैं, ठीक है। नोवेला से लिया गया है ये शब्द। ओड इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफ वेरिंग लाइन्स लेंथ डीलिंग विद अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर। तो ओड जो कह रहा है कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जो स्पेशली सीरियस सब्जेक्ट मैटर पर होता है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, वी हैव ऑब्जेक्टिविटी इन अ लिटरेरी पीस। कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कब होता है, व्हेन ऑथर्स फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रॉड एंड पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है कि एक लंबा चौड़ा क्या हो ऑब्जेक्ट हो और इसमें से जो पॉइंट ऑफ व्यू चूज किया जाए, फोकस किया जाए, केंद्रीकरण किया जाए, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑक्टिव की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है एक्टिव और सस्टेट में बटा होता है, तो ऑक्टिव आपको पता ही है, 8 लाइन की कविता को बोलते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज अपरेंटली अ फिजिकल कंट्रास्ट विच वुडली मेक्स सेंस ऑन डीपर लेवल्स। कह रहे हैं कि फ्रेंड जो गहरे स्तर पर समझ आ जाए, जो गहरे स्तर पे समझ में आ जाता है, वो डीपर लेवल पर जो समझ में आ जाता है, फिजिकल जो कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ऑक्सीमोरॉन एंटीथेसिस की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोलॉग की बात बता दें, प्रोलॉग एपिलॉग का अपोजिट होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। प्रोलॉग जो होता है बिगनिंग पार्ट ऑफ द नॉवल, प्ले या नॉवल, यानी ड्रामा हो, प्ले हो या पोएम हो, स्टार्टिंग जो बिगिनिंग पार्ट होता है वो प्रोलॉग कहलाता है। प्रोज की बात कर लेते हैं, एन मटेरियल दैट इज़ नॉट रिटेन इन अ रेगुलर मीटर। कह रहा है कि अगर रेगुलर मीटर में नहीं लिखा गया है तो वो प्रोज कहलाता है। प्रोजोडी की बात करते हैं, प्रोजोडी इज़ द मैकेनिक्स और ग्रामर ऑफ वर्सेस, अर्थात इसका मतलब यह होगा जो प्रोजोडी मतलब छंद शास्त्र होता है, यानी जो पद्य की यांत्रिकी या व्याकरण है, ठीक है, वही प्रोजोडी है। प्रोटैगनिस्ट की बात बता देते हैं कि प्रोटैगनिस्ट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी। कह रहा है मेन कैरेक्टर होता है किसका, एक कहानी का, एक नाटक का। जिनथिसी का मतलब है चाइनीज़ पोएटिक फॉर्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जिनथिसी चाइनीज़ पोएटिक फॉर्म है। हैकू है जापानी पोएटिक फॉर्म है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। हैकू जो है 3 लाइन्स का एक जापानिक पोएटिक फॉर्म है। पैरेबल की बात करते हैं, मॉरल स्टोरीज एक्सप्लेन करता है, बताता है मॉरल स्टोरीज, लेकिन इसमें हम जानवरों का यूज नहीं करते हैं। लेकिन फेबल में जानवरों के कैरेक्टर्स का यूज़ करके हम एक नीतिगत जो नैतिक कहानियाँ हम एक्सप्रेस करते हैं वो फेबल में होता है। पैरेबल में
नॉर्मली मोरल स्टोरीज होते हैं। हैरिंग क्या होता है, लाउड स्पीच एंड एक्चुअली इन बैड टेस्ट, कह रहा है कि एक जोरदार तेज आवाज़ स्पीच हो लेकिन टेस्ट उसका बहुत बुरा हो, हैरिंग कहलाता है। सर्कुमुलेशन का मतलब होता है गोल गोल घुमा करके बातें करना, सर्कुमुलेशन कहते हैं। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यह 57 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था और 57 जो है लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित था। अब स्टेंजा फॉर्म की बात कर लेते हैं फटाफट। कह रहे हैं हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 राइम्स इन एम्बिक पेंटामीटर में होता है, 2 राइम्स। इंट्रोडक्शन इसको इंट्रोड्यूस अगर किसने किया था, चासर साहब ने किया था। ग्लोरीफाई जो इसको किया था डेनहम और वालर ने किया था, और इसको पॉपुलराइज जो किया था वो पोप ऑन ट्राइडेन साहब ने किया था। ठीक है, हम बात कर रहे थे हीरोइक कपलेट की। टर्जराइमा की बात कर लेते हैं। इटालियन पोइटिक फॉर्म है टर्जराइमा, इसे हम टर्सेट बोलते हैं। टर्सेट का मतलब 3 लाइन स्टेंजा होता है जो राइम्ड होता है और दांते के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रेमा रॉयल, रेमा रॉयल 7 लाइन का पोएम होता है और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, चासर के द्वारा। ओटावा राइमा भी 8 लाइन का होता है, 4/4 क्वार्टराइन में होता है, वाइट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्पेंसरियन स्टेंजा बढ़ाया जाता है, 9 लाइन का पोएम होता है और एक तो 4 लाइन का 2 क्वार्टर में, एक ऑक्टेव में होता है, और एक जो होता है अलेक्जेंड्राइन होता है। क्या होता है, अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन होता है, इसी को अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, 1 लाइन वाला, स्पेंसर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बैलेट की बात बता देते हैं। बैलेट जो है 4 लाइन का पोएम बोलते हैं, बैलेट पहले ही मैंने बता दिया था। सोनेट स्टेंजा फॉर्म की बात कर लेते हैं। सोनेट फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड बाय थॉमस वैट, अर्ल ऑफ सरे एंड हेनरी हावर्ड, तो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, थॉमस याट के द्वारा, अर्ल ऑफ सरे एंड हेनरी हावर्ड के द्वारा। सोनेट होता क्या है, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं। पहले हम पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट की बात कर लेते हैं। कौन इंट्रोड्यूस करवाया था, तो एक पेट्रार्कन और दांते साहब ने किया था। 14 लाइन का होता है, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। ठीक है, 3/3 मतलब एक सेस्टेट होता है, एक ऑक्टेव होता है। तो ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी, इसका राइमिंग है। सेकंड में बात करते हैं कि इंग्लिश एक्सपीरियंस सोनेट की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश एक्सपीरियंस सोनेट जो है अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस किए हैं। 14 लाइन का होता है, 3 क्वार्टरन्स ऑन 1 कपुलेट होता है, आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी जो है वही कपुलेट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्पेंसरियन स्पेंसरियन सोनेट की बात कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस किया है स्पेंसर साहब ने। ये भी सेम पैटर्न होता है, 3 क्वार्टरन्स प्लस 1 कपुलेट होता है, लगभग शेक्सपियर के तरह ही, लेकिन इसका जो राइमिंग है वो ए बी सी डी और ई है, जिसमें जी उनका था कपलेट। और आज कर्टल सोनेट की बात कर लेते हैं। कर्टल जो सोनेट होता है हॉपकिंस के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 11 या 10.5 लाइन का होता है। अगर 11 लाइन का होता है तो दिख रहा है कि ए बी सी डी सी बी डी सी ए है, या ये भी हो सकता है ए बी सी डी बी सी डी सी। ठीक है, तो ये है आपका राइमिंग कर्टल सोनेट का, इतना ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का वीडियो, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।